सो हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्यानी एंड वेलकम टू दिस स्टडी क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले एमपी डीएलएड के प्रथम वर्ष का सब्जेक्ट जिसका नाम है पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण, जिसकी इकाई नंबर 3। अगर आपने इकाई नंबर 1, 2 नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। जिसकी इकाई नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 है, जिसका नाम है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित आकलन मूल्यांकन। अब जो आईसीटी होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी होता है, उसका आकलन असेसमेंट कैसा किया जाता है, मूल्यांकन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो बढ़ते हैं इसकी ब्लूप्रिंट की ओर। इसकी ब्लूप्रिंट कुछ इस प्रकार की है। अंक योजना जिसे हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। इसमें से टोटल 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इस यूनिट में से टोटल 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाने वाले। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस 2 पूछे जाने वाले हैं, जिसमें वन वर्ड हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद 2 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 मार्क का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आई होप आपको इस यूनिट की ब्लूप्रिंट है वो समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। पर उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अगर आप एमपी डीएलएड की, मध्य प्रदेश डीएलएड की 100% तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको नोट्स, पीवाईक्यू टाइप्स क्वेश्चंस विद आंसर, साथ साथ वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल कर दिए जाएंगे। तो कोर्स परचेज करना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जहां से आप हमारा ऐप डाउनलोड करके हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ यह है कि सूचक क्रम या रूबिक्स क्या है। अब रूबिक्स क्या होता है? रूबिक्स क्या होता है? एक बहु उपयोगी या बहुउद्देशीय क्या होता है? स्कोरिंग उपकरण होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है या डिवाइस होता है, जिससे क्या करते हैं हम, जो भी अधिगम होता है, अधिगम का क्या करते हैं? आकलन करते हैं। सीखने का क्या करते हैं? बच्चों ने जो भी सीखा या छात्रों ने जो भी सीखा उसका क्या करते हैं हम? असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं या नजर रखते हैं उन पर कि उन्होंने कैसे, उनके मानदंड थे या गुणवत्ता उन्होंने हासिल की है, क्या क्या क्वालिटीज हासिल की है या क्या क्या गुणवत्ता हासिल की है, कि वो किस किस स्टेज पर उनका कैसा कैसा विकास हुआ है, कैसा कैसा डेवलपमेंट हुआ है, उन्होंने क्या क्या चीजें सीखी है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, इसमें पूरा कुछ क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं। किसके? जो भी बच्चों ने जो भी कुछ सीखा है, अधिगम किया है, उसके बारे में। तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को कि रूबिक्स एक निर्देशनात्मक बहुउद्देशीय स्कोरिंग उपकरण है, जिसका उपयोग छात्र अधिगमन का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह मूल्यांकन मानदंडों और गुणवत्ता के स्तरों को पर आधारित होता है, ताकि छात्रों को स्पष्ट अपेक्षाएं बताई जा सके। अब छात्रों की स्पष्ट अपेक्षाएं मतलब क्या क्या उनमें डेवलपमेंट हुए हैं, कैसे कैसे उनकी ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है, उस पर क्या करते हैं हम? नजर रखते हैं कि बच्चों ने कैसा सीखा, क्या क्या सीखा, इस पर क्या करते हैं हम? नजर रखते हैं। अधिगम कितना हुआ बच्चों पर, यह क्या होता है? बच्चों की क्या होता है? छात्रों को स्पष्ट अपेक्षाएं बताता है। उसके बाद क्या आता है? रूबिक्स के लाभ। अब रूबिक्स के लाभ किस प्रकार से होते हैं? अब क्या की जा रही है यहाँ पर? छात्रों की भी बात की जा रही है। तो सबसे पहले छात्र आएंगे, फिर छात्रों को कौन पढ़ाता है? टीचर्स आएंगे। सबसे पहले छात्रों के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि छात्रों को रूबिक्स के किस प्रकार से लाभ हासिल कर सकते हैं या प्रॉफिट होता है। छात्रों के लिए क्या होता है? शैक्षणिक लक्ष्यों को क्या करने के लिए? समझने के लिए, स्पष्ट करने के लिए और स्व मूल्यांकन करने के लिए, सेल्फ असेसमेंट करने के लिए, हमें कितनी डेवलपमेंट हुई है, हमें कितनी ग्रोथ हुई है, ये देखने के लिए छात्रों के लिए क्या होता है? यूजफुल होता है। इससे क्या होता है? बच्चों का स्व मूल्यांकन होता है, सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ असेसमेंट कह सकते हैं इसको हम, कि वह स्व मूल्यांकन कर सकते हैं, खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं, वो आकलन कर सकते हैं हमें कौन कौन से चेंजेस हुए और हमें कौन कौन से चेंजेस हमें करने हैं। उसके बाद आएगा शिक्षकों के लिए। अब छात्रों को हो गया, अब आएंगे शिक्षकों के लिए। शिक्षकों के लिए क्या होगा? जो भी ग्रेडिंग देने के लिए बच्चों को कि उनमें कितनी वृद्धि हुई है, कैसा उनका डेवलपमेंट हुआ है, उसकी क्या करने के लिए? ग्रेडिंग देने के लिए सुसंगत, कंसिस्टेंट और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव बताता है। ये क्या करता है? टीचर्स लोगों को, बच्चों को क्या करने के लिए? ग्रेडिंग देने के लिए भी क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। कौन? रूबिक्स। तो आई होप आपको ये रूबिक्स का क्वेश्चन समझ चुका होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रूबिक स्टार क्या है। अब रूबिक स्टार क्या होता है? यह क्या होता है? एक निःशुल्क वेबसाइट होती है जो कौन यूज करता है? टीचर्स लोग यूज करते हैं बच्चों को क्या करने के लिए? प्रदर्शन को क्या करने के लिए? जो भी प्रदर्शन होता है आधारित क्या करने के लिए? सीखने की गतिविधियों को क्या करने के लिए? मूल्यांकन करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए, आकलन करने के लिए कि बच्चों में कितनी डेवलपमेंट हुई है या बच्चों में कैसी गुणवत्ता बच्चों ने हासिल की है,
उसके बारे में क्या करता है, नजर रखता है, आकलन करता है, असेसमेंट करता है। कौन, टीचर्स लोग। यह टीचर्स लोगों के लिए क्या होता है, फ्री टूल होता है या फ्री वेबसाइट होती है जिसके माध्यम से क्या करते हैं, बच्चों को ग्रेडिंग टीचर्स लोग देते हैं। तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को कि रूबिक स्टार शिक्षकों के लिए एक निःशुल्क वेब आधारित टूल है जो प्रोजेक्ट आधारित और प्रदर्शन आधारित सीखने की गतिविधियों की क्या करते हैं, करने के लिए रूबिक्स मूल्यांकन मानदंड जल्दी और आसानी से बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बनाने में क्या करते हैं, बोलते हैं टीचर्स लोगों की बहुत जल्दी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। बोलते हैं कौन सा टूल, रूबिक स्टार टूल टीचर लोगों को के लिए प्रोजेक्ट और असाइनमेंट बनाने के लिए क्या होता है, बहुत उपयोगी होता है। और यह क्या होता है, निःशुल्क होता है, एक फ्री टूल होता है जो कौन यूज करते हैं, टीचर्स लोग यूज करते हैं। क्या बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए और क्या करने के लिए, असाइनमेंट बनाने के लिए। इसके बाद पढ़ लेते हैं रूबिक स्टार की मुख्य कार्य क्या क्या है करके। तो रूबिक स्टार के मुख्य कार्य है कस्टमाइजेशन, अनुकूल। जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर रूबिक स्टार हमने कोई रूबिक स्टार क्या है, एक वेबसाइट है जिसमें क्या किया, हमने कुछ सर्च किया है जिसके बारे में उन्होंने हमें कुछ सजेस्ट किया है कि आप इस टाइप से आपका असाइनमेंट या प्रोजेक्ट आप क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। पर आपको वो प्रोजेक्ट नहीं समझ में आया या आपको नहीं पसंद आया तो आप उसमें क्या कर सकते हो, कस्टमाइजेशन कर सकते हो। मतलब अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। उसको ही क्या कहते हैं, हम कस्टमाइजेशन कहते हैं, जो रूबिक स्टार में किया जाता है या हम किस में भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्थायी और अस्थायी, टेम्पररी और परमानेंट। अब क्या होता है, परमानेंट में क्या होता है, जो हमेशा के लिए क्या होता है, सेव होता है। जैसे कि हमारी जो फाइल है या प्रोजेक्ट है वो क्या करते हैं, हम बना लेते हैं, उसके बाद हमें वो प्रोजेक्ट बाद में भी काम आना चाहिए या बाद में भी काम पड़ सकता है, तो हम क्या करते हैं, उसको सेव करके रखते हैं। मतलब भविष्य में हमें कभी भी उसकी जरूरत पड़ी तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें वो यूज कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, हम उसको सेव कर लेते हैं, मतलब परमानेंट के लिए सेव करके रख देते हैं। और अस्थायी यानी टेम्पररी, जैसे कि ओटीपी होता है, ओटीपी क्या करते हैं, वन टाइम पासवर्ड होता है जिसका यूज हमें सिर्फ एक बार होता है, तो हम उसे सेव करते हैं क्या, नहीं करते, या उसको डबल उपयोग हम नहीं करते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको नॉट सेव करेंगे या सेव नहीं करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, अस्थायी क्या हो जाएंगे, रूबिक्स हो जाएगा। तो पढ़ते हैं इसके, आप रूबिक्स को सहज सकते हो, मतलब क्या कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो, या फाइल या प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को, और यह उसके ऑनलाइन तथा प्रिंट के माध्यम से उपलब्ध कराने की क्या देता है, अनुमति देता है। प्रिंट निकालने के लिए भी क्या देता है, अनुमति देता है। क्या, अस्थायी, स्थायी और अस्थायी रूबिक्स। उसके बाद आता है शिक्षक सहायता। अब शिक्षकों के लिए क्या होता है, बहुत सहायक होता है, क्योंकि यह क्या है, एक फ्री टूल है टीचर्स लोगों के लिए, जिससे क्या करता है, टीचर असेसमेंट करता है, मूल्यांकन करता है, आकलन करता है, प्रोजेक्ट बनाता है, असाइनमेंट बनाता है, और बहुत से कामों के लिए रूबिक स्टार यूज किया जाता है। यह रूबिक निर्माण की प्रक्रिया को आसान बनाता है, जिससे शिक्षक छात्रों के प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष मूल्यांकन करते हैं। सही और निष्पक्ष क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, बिना किसी भेदभाव के छात्रों का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं, नजर रखते हैं उन पर, या उनको क्या देते हैं, ग्रेडिंग देते हैं, वो भी निष्पक्ष मूल्यांकन के रूप में, मतलब बिना किसी भेदभाव के रूप में। तो सबसे पहले रूबिक स्टार का मुख्य कार्य क्या था, सबसे पहला क्या था, कस्टमाइजेशन, अनुकूल, मतलब जो भी हमें जरूरत होगी उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, कस्टमाइजेशन उसमें करेंगे, न्यू चेंजेस करेंगे। उसके बाद था स्थायी और अस्थायी रूबिक्स, परमानेंट एंड टेम्पररी क्या रूबिक्स। उसके बाद था शिक्षक सहायता। अब टीचर्स लोगों के लिए भी क्या होता है, ये सहायक होता है, क्योंकि यह निष्पक्ष रूप से क्या करता है, मूल्यांकन करता है, बिना किसी भेदभाव के क्या करता है, छात्रों का क्या करता है, मूल्यांकन, असेसमेंट करता है, या आकलन भी करता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ चुका होगा, और ये क्या है, एक पीवाईक्यू टाइप्स क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा गया था, तो आप इसे अच्छे से रीड करके जाइएगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो की परिभाषा और उसके प्रकारों को बताइए। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें क्या होती है, छात्रों के क्या होता है, छात्रों की जो जानकारी होती है उसमें क्या रहती है, लिखी हुई रहती है, उपलब्धियां कैसी हासिल की है बच्चों ने वो लिखी रहती है। उसके बाद क्या होता है, कमियां भी लिखी होती है, और एक कमियों के रूप में
रूप में एकत्रित करने की क्या किया जाता है, उसमें पूरा डॉक्यूमेंट में क्या किया जाता है, लिखा जाता है कि बच्चों में क्या चेंजेस हुए, क्या उनकी ग्रोथ हुई है, कैसे जानकारी, क्षेत्रीय जानकारी है, बच्चों का कैसे डेवलपमेंट हुआ है, बच्चों की कैसे वृद्धि हुई है, उनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, बच्चों में कैसे गुणवत्ता बच्चों ने हासिल की है, यह सभी क्या होता है उसमें लिखा हुआ होता है पोर्टफोलियो में। वो भी किसके रूप में, ग्रेड के रूप में। जैसे ए होता है, A++ होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ऐसे क्या होता है बहुत से ग्रेड होते हैं। तो ये क्या होता है, पोर्टफोलियो एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें बच्चों की पूर्ण जानकारी लिखी रहती है। जैसे बच्चों ने क्या क्या उनको जानकारी है, बच्चों का डेवलपमेंट कैसा हुआ, बच्चों की वृद्धि कैसी हुई, बच्चों ने कैसे गुणवत्ता हासिल की है, यह सब क्या होता है उसमें लिखा होता है। यह क्या है, एक दस्तावेज होता है जो हम किसके रूप में उनको बच्चों का मूल्यांकन या असेसमेंट करते हैं, उनको ग्रेड देकर क्या करते हैं, हम असेसमेंट या मूल्यांकन बच्चों का करते हैं। तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को कि पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल या दस्तावेज है जिसमें किसी व्यक्ति या विशेषकर विद्यार्थियों के जीवन की क्या होती है, क्षेत्रों की जानकारी, उपलब्धि और कमियों को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित करके रखा जाता है, जिसमें वे सभी कार्य और उपलब्धियां शामिल हैं जिसका मूल्यांकन पारंपरिक परीक्षा और प्रणाली से नहीं किया जा सकता। यह छात्रों के कौशल और प्रगति का मूल्यांकन करने का क्या है, एक साधन है। प्रगति, बच्चों में कैसे डेवलपमेंट हुआ है, प्रगति हुई है और कौशल कैसे हासिल की है, क्या क्या स्किल का क्या हुआ है, उनमें इंप्रूवमेंट हुआ है और कौन कौन सी स्किल उन्होंने सीखी है, उसका क्या करता है, मूल्यांकन करता है, असेसमेंट करता है, आकलन करता है। यह सब किसमें लिखा होता है, पोर्टफोलियो एक दस्तावेज में लिखा रहता है, जो किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, विद्यार्थियों के लिए खासकर क्या है, बहुत उपयोगी है। इसके बाद आता है पोर्टफोलियो के प्रकार क्या होते हैं। अब पोर्टफोलियो यानी ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें व्यक्ति या विद्यार्थियों के बारे में क्या होता है, पूरी जानकारी लिखी हुई होती है। जैसे कि सबसे पहला है विकास पोर्टफोलियो। अब क्या होता है, बहुत प्रकार के पोर्टफोलियो होते हैं, मतलब बहुत सी जानकारी, हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई भी कंपनी में जाते हैं या हम खुद का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पोर्टफोलियो तैयार करते हैं जिसमें हम लिखते हैं हमारी कितनी डेवलपमेंट हुई, हमें क्या प्रॉफिट हुआ है, हमें क्या लॉस हुआ है, इस प्रकार की हम क्या करते हैं इसमें जानकारी लिखते हैं। तो सबसे पहला आएगा विकास पोर्टफोलियो। विकास ग्रोथ पोर्टफोलियो क्या होता है, इसमें क्या होता है, उच्च रिटर्न के लिए उच्च जोखिम उठाई जाती है। मतलब हमारा विकास किस किस प्रकार से हुआ है, क्या क्या हमें क्या हुए चेंजेस हुए, हमने क्या क्या कैसे कैसे डेवलपमेंट किया है, उसके बारे में हम क्या लिखते हैं इसमें। विकास की पोर्टफोलियो में हम यह सब जानकारी लिखते हैं। उसके बाद आता है आय पोर्टफोलियो यानी इनकम पोर्टफोलियो। इसमें हम क्या लिखेंगे, इनकम के बारे में लिखेंगे कि हमारी कितनी इनकम थी, हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट की है, हमने कैसे सेविंग की, हमने ये सब क्या करेंगे उसमें लिखेंगे। उस पोर्टफोलियो में हम क्या करेंगे, लिखेंगे या उसका मूल्यांकन करेंगे। किस दस्तावेज में, इनकम पोर्टफोलियो में, है ना, इनकम के दस्तावेज में हम क्या करेंगे, उस सबको क्या करेंगे, लिखेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद आता है मूल्य पोर्टफोलियो, वैल्यू पोर्टफोलियो। अब हमारा मूल्य क्या था, कम मूल्य में वाली संपत्तियों में क्या कैसे कैसे निवेश किया हमने, कैसे कैसे खर्चा किया है, उसके बारे में हम क्या करेंगे इसमें लिखेंगे। कौन से वाले, इसमें मूल्य पोर्टफोलियो में क्या होती है, इन सभी के बारे में जानकारी हम लिखते हैं या उसमें जमा होती है। उसके बाद आता है संतुलित पोर्टफोलियो। संतुलित यानी होता है बैलेंस पोर्टफोलियो। अब बैलेंस पोर्टफोलियो में क्या होता है, आय और विकास का क्या होता है, मिश्रण होता है। हमारी आय कितनी थी, हमारा विकास किस प्रकार से हुआ है, हमने कितनी बचत की है, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, हमारा कितना लॉस हुआ है, इन सभी के बारे में क्या करते हैं उसमें लिखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार था पोर्टफोलियो का वो कौन सा था, विकास पोर्टफोलियो था। ग्रोथ, जिसमें हम किसके बारे में लिखते हैं, ग्रोथ, हमारी कितनी ग्रोथ हुई है उसके बारे में क्या होता है उसमें लिखा हुआ होता है सब कुछ, मूल्यांकन असेसमेंट कह सकते हैं हम उसको। उसके बाद होता है आय पोर्टफोलियो, इनकम पोर्टफोलियो। हमारी इनकम क्या थी, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, हमारी सेविंग कितनी थी, हम उसके बारे में क्या लिखते हैं उसमें सब कुछ लिखते हैं। उसके बाद आता है मूल्य पोर्टफोलियो। वैल्यू का क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है जिसमें कम मूल्य वाली संपत्तियों में कितना इन्वेस्टमेंट हमने किया है उसके बारे में सब कुछ लिखा होता है। उसके बाद संतुलित पोर्टफोलियो। अब बैलेंस पोर्टफोलियो में क्या होता है, हमारा कितना विकास हुआ है, हमारी कितनी आय थी, या हमने किस किस प्रकार से डेवलपमेंट किया है उसके बारे में सब लिखा होता है। तो आई होप आपको पोर्टफोलियो क्या होता है ये समझ चुका होगा। और यह क्या है, एक पीवाईक्यू टाइप्स क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा ही जाता है, तो आप इसे अच्छे से रीड करके जाइएगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए गूगल पर। अब गूगल के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। गूगल क्या है, एक
एक ऐप है जिसपे क्या करते हैं हम किसी भी जानकारी को क्या करते हैं सर्च करते हैं, खोजते हैं, हमें वो तुरंत जानकारी का क्या मिल जाता है आंसर, या हमें रिजल्ट मिल जाता है। जो भी हम खोजते हैं वो तुरंत हमें क्या मिल जाता है उसका आंसर या हमें आउटपुट मिल जाता है। तो गूगल क्या है? गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय औद्योगिक कंपनी है। बहुराष्ट्रीय यानी बहुत से राष्ट्र में, बहुत से देशों में क्या किया जाता है? गूगल का यूज किया जाता है। पर यह क्या है? एक अमेरिकी कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है, तब भी क्या करते हैं हम हमारे इंडिया में उसका गूगल का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो यह क्या है? एक बहुराष्ट्रीय औद्योगिक कंपनी है, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय औद्योगिक कंपनी है। अब गूगल क्या करता है? गूगल हमें क्या करता है? सेवाएं प्रदान करता है। जैसे कि हम क्या करते हैं? उस पर सर्च करते हैं, कुछ भी जो भी हमें इंफॉर्मेशन निकालनी रहती है, किसी भी फील्ड के बारे में, किसी भी जानकारी की, कौन सी भी जानकारी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? गूगल पर सर्च करते हैं, जिससे हमें कौन सी भी जानकारी मिल जाती है, या हम कोई भी फोटो सर्च करते हैं वो मिल जाती है। सब प्रकार की हमें क्या मिल जाती है? उसमें जानकारी मिल जाती है। और क्या होता है? हमें क्या करता है? सर्च इंजन प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, इन सभी की क्या करता है? जानकारी प्रदान करता है, या ये सब क्या होते हैं? इसमें यूज होते हैं। उसके बाद आता है विशेषता है, यह इसकी क्या है? विशेषता है। क्या विशेषता है उसकी? कि यह सर्च इंजन, ऑनलाइन विज्ञापन और क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की विशेषज्ञता रखती है। उसके बाद यह जो कंपनी है कब शुरू की गई थी? यह कंपनी 4 सितंबर 1998 को क्या की गई थी? स्थापित की गई थी। जिसके स्थापितकर्ता कौन है? स्थापितकर्ता कौन है? डेवलपर कौन है? जिसके स्थापितकर्ता कौन है? लैरी पेंज है और सरगेई ब्रिन और द्वारा स्थापित की गई है ना। और क्या करता है? यह हमें ऑनलाइन क्या करता है? विज्ञापन, यानी क्या होता है? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट भी करता है, सर्च इंजन भी प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की क्या रखता है? विशेषज्ञता रखता है। यह कब स्थापित की गई थी? 4 सितंबर 1998 को यह गूगल कंपनी क्या की गई थी? स्थापित की गई थी। उसके बाद आता है गूगल के बारे में मुख्य बातें। अब गूगल के बारे में मुख्य बातें किस प्रकार की होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है मूल कंपनी। यहाँ मूल कंपनी कहाँ की है? इसकी जो 2015 गूगल अल्फाबेट इन क्या होता है? 2015 गूगल अल्फाबेट इन की सहायक कंपनी है। गूगल अल्फाबेट की क्या है? एक सहायक कंपनी है। जैसे कि गूगल होता है, गूगल क्रोम होता है, गूगल टूल होता है, यह सब क्या करता है? हम यूज करते हैं। और यह अल्फाबेट की क्या है? एक सहायक कंपनी है। मतलब बहुत से कार्य में क्या किया जाता है? इसका यूज किया जाता है। बहुत सी सहायक कंपनी में क्या किया जाता है? इसका यूज किया जाता है अल्फाबेट इन का। तो ये कब की गई थी? 2015 में गूगल अल्फाबेट इन क्या की गई थी? सहायक कंपनी इसकी स्थापित की गई थी, या सहायक कंपनी के रूप में से चुना गया था। उसके बाद है मुख्य सेवाएं क्या देता है गूगल? मुख्य सेवाएं क्या देता है? सबसे पहले गूगल सर्च इंजन होता है। उसके बाद क्या होता है? गूगल टूल्स होते हैं, गूगल ऐप होता है, गूगल ईमेल आईडी होती है, ईमेल होती है, जीमेल होती है, गूगल प्ले स्टोर होता है। और क्या होता है? गूगल मैपिंग दी जाती है हमें। गूगल पे हम मैप करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं कि हमें जिस भी डायरेक्शन या जहां पर भी जाना है हम क्या करते हैं? उसके बारे में सर्च करते हैं। मैपिंग यानी गूगल मैप दिया जाता है हमें लोकेशन वगैरह पता करने के लिए। हमें कहीं पर भी जाने के लिए हम क्या करते हैं? यूज गूगल मैप करते हैं। उसके बाद क्या आता है? यूट्यूब, खासकर यूट्यूब। जैसे कि आप हमारा वीडियो कहाँ देख रहे हो? यूट्यूब पर देख रहे हो। तो ये भी किसकी कंपनी में मतलब ये है स्थापित है, या ये गूगल का ही क्या है? एक पार्ट है। कौन? यूट्यूब। उसके बाद है एंड्रॉइड्स। अब एंड्रॉइड्स यानी क्या होता है? जो मोबाइल फोन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यह भी किस में आता है? गूगल में आता है। ये क्या है? इसकी मुख्य सेवाएं यह प्रदान करता है हमें। उसके बाद क्या आता है? गूगल क्रोम वगैरह आता है, और यह बहुत से क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं, उसके प्रोडक्शन होते हैं। सबसे पहला क्या था? गूगल सर्च इंजन था, फिर ईमेल था, जीमेल था, फिर गूगल क्रोम था, गूगल प्ले स्टोर था, मैपिंग थी गूगल की, और क्या थी? एंड्रॉइड्स थे। उसके बाद क्या था? गूगल क्रोम हमें क्या देता है? प्रोवाइड करता है गूगल कि यह क्या है? यह सभी सेवाएं हमें क्या करता है? गूगल प्रदान करता है। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 में क्या हुई थी? गूगल की स्थापना हुई थी। इसके बाद है उद्देश्य क्या है? यह इंटरनेट की जानकारी व्यवस्थित तरीके से और उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ और उपयोगी बनाता है। मतलब इंटरनेट की जो भी सुविधा होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से एकत्रित करता है, और बहुत अच्छे तरीके से इजी वे में किसी के लिए क्या करता है? प्रेजेंट करता है, किसी के सामने
प्रेजेंट करता है, बताता है बहुत आसान तरीके में। क्या? गूगल कोई भी जानकारी को बहुत आसान तरीके से क्या करता है, संग्रह करके रखता है, उसको संभाल के रखता है और किसी को भी क्या होता है, बहुत आसान तरीके से बताता है। उसके बाद आता है व्यवसाय मॉडल। उसके बाद क्या होता है, अधिकांश राजस्व ऑनलाइन विज्ञापन गूगल ऐड के माध्यम से किया जाता है। गूगल ऐड के माध्यम से भी क्या किया जाता है, इसका बहुत से यूज किए जाते हैं। उसके बाद है इसकी मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, किसका? गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको तो पता ही है गूगल कहाँ की कंपनी है, एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कौन? गूगल। उसके बाद क्या था, वो क्या है, माउंटेन यू और कोलंबिया और अमेरिका में क्या है, इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? कोलंबिया में, अमेरिका। कोलंबिया में क्या है, इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। तो आई होप आपको गूगल के बारे में समझ चुका होगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में समाकलन हेतु सुझाव बताइए। अब सूचना और जो भी सूचना होती है और संप्रेषण तकनीकी होती है, आईसीटी होती है, उसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, उसका समाकलन करने के लिए क्या सुलभ तरीका है, क्या इजी वे है करके। तो यह क्या होती है, शिक्षकों की तकनीकी रूप से प्रशिक्षण करता है और क्या होता है, विद्यार्थियों को कंप्यूटर और हाई स्पीड इंटरनेट जैसे बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए पाठ्यचर्या करिकुलम के लिए एक साथ डिजिटल संसाधनों को जोड़ना महत्वपूर्ण है। यह शिक्षण को रुचिकर और सरल बनाता है। मतलब इनका यह मानना है कि जो हमारी जो अभी की टेक्नोलॉजी है, उस हिसाब से हमारी क्या होनी चाहिए, क्लासरूम डिजाइन होनी चाहिए, या हमारा स्कूल डिजाइन होना चाहिए, जिसमें क्या होनी चाहिए, बहुत से गूगल जो भी डिजिटल टूल हम लोग क्या करने चाहिए, हमें यूज करने चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। बहुत से डिजिटल टूलों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, जैसे स्मार्ट बोर्ड होता है या प्रोजेक्टर होता है, इन सभी का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होंगे, हमारे जो करिकुलम होगा उसमें भी क्या होंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारे बदलाव होंगे और पढ़ाने में भी क्या हो जाएगा, शिक्षकों को बहुत आसानी हो जाएंगी और बच्चों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे डिजिटल तरीके से। और डिजिटल हमारा जो करिकुलम है वो बनना चाहिए, या हमारा विद्यालय क्या होना चाहिए, डिजिटल तरीके से ग्रो अप होना चाहिए, या उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। यह किसका मानना है, या आईसीटी का मानना है कि आप क्या करो, डिजिटल टूलों का क्या करो, विद्यालयों में क्या करो, उपयोग करो, जिससे क्या होगा, विद्यार्थी क्या होंगे, बेहतर तरीके से सीख पाएंगे और टीचर्स लोग भी बेहतर तरीके से सिखा पाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टूल के मदद से। तो और यह क्या होता है, शिक्षण में रुचिकर और सरल, शिक्षण को क्या बनाता है, रुचिकर और सरल बनाता है। एजुकेशन को रुचिकर, क्रिएटिविज्म और क्या बनाता है, इजी बना देता है, क्योंकि वह डिजिटल टूल है जिसके माध्यम से बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। क्योंकि डिजिटल जमाने के बच्चे क्या होंगे, डिजिटल होंगे, जिनको डिजिटल चीजें क्या होती है, बहुत अच्छे से उनके बारे में बहुत सी जानकारी होती है और वो बहुत अच्छे तरीके से कुछ भी सीख लेते हैं। उसके बाद आईसीटी के समाकलन हेतु प्रमुख सुझाव यह इस प्रकार है। प्रमुख सुझाव कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले क्या होगा, शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा, टीचर्स लोगों की ट्रेनिंग होंगी। उसी के बाद क्या करेंगे, हम आईसीटी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। आईसीटी यानी होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, शिक्षकों का प्रशिक्षण करेंगे, टीचर्स लोगों की ट्रेनिंग होंगी कि कैसे डिजिटल लोग टूल कैसे यूज किए जाते हैं और कैसे पढ़ाए जाते हैं, इनका कैसे यूज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह का डिजिटल उसका। इसलिए क्या करेंगे, शिक्षकों का क्या होगा, सबसे पहले प्रशिक्षण होगा। उसके बाद क्या होगा, बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस किस लेवल पर पढ़ाना है, बच्चों का कैसा डेवलपमेंट होगा, कैसे ग्रोथ होगी, उनके बारे में क्या होगा, डिजिटल जो भी बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। क्योंकि बुनियादी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, फाउंडेशन ही क्या होना चाहिए, उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो अप कर सकेंगे। उसके बाद आता है पाठ्यचर्या के साथ एकीकरण। अब करिकुलम के साथ क्या करना चाहिए, एकीकरण करना चाहिए, उसके साथ समाकलन करना चाहिए। मतलब डिजिटल माध्यम से क्या करना चाहिए, करिकुलम में क्या करना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। डिजिटल जो तरीके होते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो किसमें यूज करने चाहिए, हमारे करिकुलम सिलेबस या हमारे विद्यालय में या हमारे क्लासरूम में डिजिटल तरीके से यूज करने चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि पाठ्यचर्या के साथ एकीकरण करना चाहिए, समाकलन करना चाहिए या एकजुट होना चाहिए। उसके बाद आया डिजिटल सामग्री। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यह जो होता है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी समाकलन हेतु सुझाव कुछ इस प्रकार थे कि उसमें क्या करना चाहिए, डिजिटल जो टूल होते हैं, डिजिटल जो क्या होता है कॉन्सेप्ट या सामग्री होती है, उसको क्या करना चाहिए, यूज करने चाहिए।
यही क्या था, इसका मानना है कि आप डिजिटल तरीके से क्या करो, हमारे क्लासरूम को बहुत अच्छे तरीके से रखो और उसको क्या करो, यूज करो डिजिटल टूल को, जिससे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और आपका भी क्या होगा, ग्रो होगा और बच्चे भी क्या होंगे, अच्छे तरीके से ग्रो कर सकेंगे। उसके बाद आएगा सहयोग अधिगम। अब सहयोग से क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं बच्चे, मतलब एक साथ मिलकर सहयोग से क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं, टीचर भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, बच्चे क्या होते हैं, ग्रुप के साथ मिलकर बहुत सी चीजें सीख लेते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि सहयोगी अधिगमन, कोऑपरेटिव क्या होना चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, सहयोगी अधिगम होना चाहिए, मतलब सहयोग करके ही हम क्या करते हैं, बहुत सी चीजें सीखते हैं या मिलजुल कर बहुत सी चीजें सीखते हैं। तो क्या था, आईसीटी के समाकलन हेतु प्रमुख सुझाव कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहला था शिक्षक लोगों की क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, टीचर्स लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बाद बुनियादी ढांचा, मतलब फाउंडेशन ही क्या होना चाहिए, बच्चों का बहुत अच्छा होना चाहिए, फाउंडेशन हमें बहुत अच्छा तैयार करना चाहिए। उसके बाद क्या था, पाठ्यचर्या में एकीकरण, पाठ्यचर्या के साथ एकीकरण, मतलब पाठ्यचर्या के साथ क्या करना, एकीकरण करना, समाकलन करना या मिलजुल कर क्या करना, डिजिटल तरीके से क्या करना, पाठ्यचर्या के साथ उन्हें क्या करना, डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको शामिल करना पढ़ाते समय या पढ़ाने के लिए। उसके बाद आता है डिजिटल सामग्री, अब डिजिटल सामग्री का भी क्या करना, यूज करना है। इसके बाद और क्या होता है, सहयोगी अधिगमन, मतलब मिलजुल के बहुत से कार्य क्या करते हैं, हम सीखते हैं और सहयोगी अधिगम भी इसमें होना चाहिए, जिससे बच्चे क्या होंगे, जिसमें शिक्षण क्या होगा, बहुत रुचिकर क्रिएटिविज्म हो जाएगा और क्या होगा, सरल बनता है और इजी वे में क्या होता है, हमें सरल लगता है, ये बहुत अच्छे तरीके से हम कुछ भी सीख पाते हैं और एजुकेशन क्या होता है, बहुत क्रिएटिव और इजी हो जाता है। किसके माध्यम से, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से, आईसीटी से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ चुका होगा और यह भी क्या एक पीवाईक्यू टाइप क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा गया था। तो आप इसे भी बहुत अच्छे तरीके से क्या करके जाइएगा, रेड करके जाइएगा। अगर आपको ऐसे ही हमारे इंपॉर्टेंट लेक्चर अटेंड करने हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को करते हैं यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू क्लास।